आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सभी का इस्तकबाल है और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे इसराइल की 37 इमदादी ग्रुपों पर पाबंदी के बाद गजा में इंसानी बहरान में मजीद शिद्दत, जंगबंदी मुआहदे पर अमलावरी में कहां और किससे हुई गलती। नाजरीन, गजा वालों के लिए 2026 का आगाज मायूसी का सबब बन चुका है। वजह इसराइल की जानब से 37 इमदादी ग्रुप्स पर पाबंदी के बाद गजा में इंसानी बहरान मजीद गहरा हो गया है। जंगबंदी मुआहदे के बाद आलमी बरादरी की खामोशी और इमदादी तंजीमों पर इल्ज़ामात का सिलसिला जंग के मुतासरीन के लिए एक और आजमाइश बन चुका है। इसराइल की जानब से अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और दीगर गैर सरकारी तंजीमों पर हमास के साथ रवाबित का इल्ज़ाम है। गजा की आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। इन हालात में शदीद मौसम की पेशगोई और सैलाब के खदशात ने इंसानी ज़िंदगी के लिए और भी ख़तरा बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद में कहाँ और किस से गलतियाँ हुई हैं और इसराइल को क्या यह हक़ हासिल है कि जंगबंदी के मुआहदे, क़वायद और कानून के बीच बेबस फ़लस्तीनियों की इमदाद बंद कर दे। क्या इस पर कोई सवाल पूछने वाला है? दुनिया खामोश क्यों है? इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलून, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, कुछ देर में जुड़ जाएंगे। और फिलहाल हमारे साथ नूरुल कमरैन साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आलमी मामलात पर गहरी आप नज़र रखते हैं। नूर साहब, जिस तरह से 2023 के बाद हम देख रहे हैं 24-25 गुजर गया, 2026 का आगाज़, कैलेंडर तो बदला है लेकिन गजा के हालात नहीं बदले, बल्कि और मुसीबत आ रही है। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू की 2 दिन पहले ही पीठ थपथपाई थी कि जंगबंदी पर इसराइल पाबंद रहा है। फिर ये इसराइल का जो इमदादी ग्रुप्स पर पाबंदी का क्या मकसद है और इमदाद रोकने का इख्तियार का इसराइल को है? बड़ा सवाल ये है। देखिए, जब मुआहदा हुआ शर्म शेख में, उसमें एक तब्दीली थी ये कि पहले कतार बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल कर रहा था सालिसी का जी। फिर अचानक उसमें टर्की और मिस्र ने बाजी ले ली और वो मेन मीडिएटर्स बन गए। तो जब वो बन गए तो जो 20 पॉइंट प्लान उन्होंने बनाया उसके मुताबिक पहले तो उनको वो बाजियाबी करनी थी जो भी किडनैप्ड पीपल थे फ्रॉम द इसराइल, और यहाँ से जंगबंदी करनी थी। वो जब मरहला हुआ तो सेकंड पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट जो है, जो सबसे मुश्किल और पेचीदा है, वो है डिसआर्मिंग द हमास और इजरायली फोर्सेस को वापस गजा से निकालना। इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। तब से आप मान लीजिए कि जो पीस प्लान है, बज़ाहिर तो जंगबंदी है वहां पर, लेकिन आप देखिए उसकी वायलेशंस कितनी हुई, कितने फलस्तीनी जंगबंदी के बावजूद भी मारे गए जी। और जहां तक इंसानी हुकूक का ताल्लुक है, जहां तक वहां मेडिकल सिस्टम का ताल्लुक है, वो टोटल डेसिमेट हो गया जी। देखिए, जो ये पाबंदी है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है अगेंस्ट द हमास टू ब्रिंग देम ऑन द नीज जी। लेकिन मसला ये है कि आप सजा हमास को देना चाहते हैं या गजा के उन बेबस लोगों को जिनका कोई गुनाह नहीं है? ठीक है, हमास की आड़ में आप देख लीजिए जो भी कत्ल गारत हुआ है गजा में, वो क्या है? वो तो आम इंसानों से ही वो बदला ले रहे हैं। आप देख लीजिए 71,400 कुछ लोग आज तक मारे गए, 1,71,000 से जायद घायल हो गए। वहां जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है वो तो अक़वाम आलम के सामने है। और आप देख लीजिए बैकिंग क्या है अमेरिका की, इवन आफ्टर दिस, कि वो बता रहे हैं कि वो इनको शाबाशी दे रहे हैं इसराइल को कि आपने जंगबंदी कायम रखी है। हालांकि हकीकत यह है कि हकीकत इसके बरअक्स है। जंगबंदी का रोज वायलेशन होता है और इसके बाद जो 37 ऑर्गेनाइजेशंस पे कदगन लगाई गई है, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। उन्होंने जो ट्वीट किया है एक्स पे, वो पढ़ने के लायक है। उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ 5 बेड्स 1 बेड वी वर सर्विंग इन गजा। उन्होंने लिखा है कि
इस दौरान उन्होंने 8 लाख से ज्यादा लोगों को देखा है जो मरीज थे। जी 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों का इलाज किया है जो ट्रॉमा में थे। जी हजारों की तादाद में मैटरनिटी में जो नवजायद बच्चे हैं उनको दुनिया में लाने में उन्होंने मदद की है। जी तो वो कह रहे हैं कि इट वुड बी ए कैटास्ट्रोफी द पीपल अगर वहां कोई हेल्थ सर्विस नहीं है, और उस पर यह है कि इसमें बढ़ावा देना चाहिए था। दे शुड हैव कॉल्ड मोर ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टेप इन तो एटलीस्ट सेव दोज पीपल। जी अगर वो 37 ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यूनाइटेड नेशंस की भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उन पे इल्जाम ये है, आप देख लीजिए इल्जाम क्या है। इल्जाम है कि उनका जी हमास के साथ कोई ताल्लुक है। ये तो टोटल बेबुनियाद है। दिस इज अ रूज बीइंग यूज्ड बाय इजराइल टू camouflage व्हाट दे आर डूइंग इन गाजा। बिल्कुल नहीं, लेकिन सवाल यही है जो जिन लोगों ने मीडिएटर का रोल अदा किया था और हमास को राजी किया था, हमास भी राजी होकर इस जंगबंदी में शामिल हुआ, फिर इस तरह से बेसिक जो नीड्स थी गजा की कि इमदाद पहुंचाई जाए और वहाँ जो जख्मी हैं जो जिंदा हैं उनके इलाज किया जाए, ये दो अहम चीज़ें थी। ये रोकने का इख्तियार पूरी जंगबंदी में क्या इसराइल को खुली छूट दे दी गई कि आप जो चाहें करें? सारी जिम्मेदारी सिर्फ फलस्तीन पर है और हमास पर है। देखिए, अगर आप देख लीजिए, इट हैज बीन बाय एंड लार्ज अ वन साइडेड एग्रीमेंट। जी लेकिन इसमें आप देख लीजिए कि जब से जंगबंदी हुई है, जिसपे अमेरिका की मोहर भी सबत है, आप उसके बाद से देख लीजिए कि सैकड़ों की तादाद में फलस्तीनी मारे गए और वहां के इमलाक को तबाह किया गया। वहां जो बेसिक नीड्स हैं, सपोज ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, सपोज किसी को इलाज चाहिए, अब उस पर भी पाबंदी है। और जब से इन्होंने इवन राहदारी खोली है फॉर द सिविलियन थिंग्स टू कम इन लाइक द एड, उसमें भी आप देख लीजिए, सपोज इन्होंने बोला था कि 600 ट्रक दिन को आ सकती हैं। जी जब आप मवाजना करेंगे विद स्टैटिस्टिक्स, वहां 150 से 100 तक ट्रक्स आ सकती है आज तक। पहले ही वहां पर जो भी एड आना था उसमें पहले उन्होंने कदगने लगाई है। लेकिन अब मेडिकल सर्विस को मुअत्तल करने का मतलब ये होगा कि गजा में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की दहाने पर ला रहे हैं। जी जी, लेकिन अब सवाल ये कि अब इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? क्या वो लोग जो इस पूरे मामले में बीच में थे कि जंगबंदी हो जाए, किसी तरह गजा में हालात बेहतर हो जाए, वो कहाँ हैं? और अमेरिका जिस तरह का रवैया 2 दिन पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करना कि साहब नेतन्याहू नहीं होते तो इजराइल का क्या होता पता नहीं, इजराइल बचा हुआ है इनकी वजह से, ये कहना, तो ये इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? और गजा पर एक लफ्ज़ नहीं, और ये मजीद बहरान बन रहा है, इमदाद बंद करना। इस बहरान का जिम्मेदार कौन है अब इसमें? ट्रंप या वो लोग जो मीडिएटर थे, या फिर नेतन्याहू सीधे तौर पर? देखिए, ये सब इसके जिम्मेदार, मासवाए हमास और फलस्तीन के लोगों के, ये सब जिम्मेदार हैं। देखिए, मिस्र ने जिस तरह से और टर्की ने जिस तरह से इसमें लास्ट मिनट पे अपने तरीके से एक हल निकाला, एक फार्मूला निकाली, एक हैमर आउट सोल्यूशन किया, सब ने उसको एक खुशाइंदा बात कही और सब ने उसका साथ दिया। जी, इवन भारत ने भी उसमें अपना एक बयान दिया कि हम अमन के साथ हैं, अगर अमन का माहिदा हो गया तो हम इसके साथ हैं। ऐसी ही रिएक्शन तमाम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की थी। जी लेकिन आप देख लीजिए कि इसके बावजूद जब से इजराइल ने जंगबंदी की है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सबसे पहले अमेरिका पे है, बिकॉज दे आर द पीपल हु हैव हैमर्ड दिस सॉल्यूशन। दूसरी जिम्मेदारी मिस्र और टर्की पर और कतार पर है, और उन तमाम ममालिक पे जो इसमें सालिसी का रोल अदा कर रहे थे, बिल्कुल, जिन्होंने ये यकीन दहानी कराई फलस्तीन के लोगों को और हमास को कि इसके बाद आपको एक सहूलियत आएगी और आपके लोगों के साथ जिनोसाइड नहीं होगा, उनको मौत के दहाने पर नहीं लाया जाएगा, जो भी बीमार है उनका इलाज किया जाएगा, मेडिकल सप्लाई चालू हो जाएंगी। देखिए, आप देख लीजिए कि बम्बारमेंट के दौरान इसराइल हैज डेसिमेटेड द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ गाजा। वहां कोई भी अस्पताल, कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त इन शेप नहीं है, हर जगह बम्बारमेंट हुई है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है, उन पर भी बम्बारमेंट हुई है। इसके बाद द पीपल ऑफ गाजा आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द सप्लाईज विच वुड बी अलाउड इन।
अगर उन पे भी कदगन लगती है तो आप खुद देख लीजिए कि ये तो खुली इंसानियत के लिए चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलुंजी भी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका। नया साल सर बदला ज़रूर है, कैलेंडर बदला है, हमने शुरुआत इसी से की, कैलेंडर बदला। देश के क्या हालात बदले, सबसे इंपॉर्टेंट है गजा के क्या हालात बदले। नई सुबह में ये सुनने को मिलता है कि 37 ऑर्गेनाइजेशन जो इमदाद पहुंचाती थी उस पर बैन लगा दिया है। पहले मौसम की मार, फिर जंग की मार, साथ में अब इमदाद बंद। कैसे देखते हैं इसको, इसकी जिम्मेदारी अब किस पर है? क्या ये जंगबंदी में जिस तरह से इसराइल की पीठ थपथपाई अमेरिका ने, क्या ये जंगबंदी है? देखिए, आप इस पूरे जो घटनाक्रम को ले लें तो ऐसा लगता है कि दौर बदल रहा है, दिन बदल रहे हैं, सालों बदल रहे हैं, लेकिन इजराइल का जो व्यवहार है वो गजा के लोगों के लिए बदलना चाहता ही नहीं है। और इजराइल किसी कीमत पर गजा के लोगों को खत्म कर देना चाहता है। अब आप 20 लाख लोग जो हैं वो मानवीय मदद पर पूरी तरीके से डिपेंड है, और वो उसमें कौन लोग शामिल हैं? जो फ्रांस के लोग हैं, जो तमाम एनजीओज के लोग हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, इवन उसमें बहुत सारे अमेरिका के हैं। जी। तो एनजीओज पर जो इजराइल की दृष्टि जो है वो बहुत खराब रही है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले आप देखिएगा कि 2024 में भी उन्होंने हाँ, जो सही कह रहे हैं आप। संयुक्त राष्ट्र का फिलिस्तीनी जो प्राधिकरण के जो लोग उन पर ध्यान रखने की जो कोशिशें करता था, उन एनजीओ को प्रतिबंधित करके उन्होंने पूरी रोटी पानी बंद कर दिया था फिलिस्तीनियों का। जी। उसके बाद फिर एक बार फिर इसने ऐसा किया कि एनजीओ को रोका, और इजराइल का आरोप भी बड़ा आरोप भी उसका यह है कि उसमें वो लोग शामिल है जिन्होंने इजराइल पर हमला किया था। तो आप जो है वो क्या पूरी दुनिया के लोगों को ही हमास का करार दे देना चाहते हैं? दुनिया भर में जो एनजीओ काम करते हैं, जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मददगार है, जिसमें ब्रिटेन मददगार है, जिसमें फ्रांस मददगार है, ऐसे एनजीओ को प्रतिबंध लगाकर इसमें सच्चाई कितनी है ब्रह्मदीप जी? ये जो इल्ज़ाम इसराइल का है, क्या इसराइल एक इल्ज़ाम लगाए और पाबंदी लगा दे, बंद कर दे इमदाद? कितनी सच्चाई है और इस पर कोई सवाल उठाने वाला है? और जो पीस प्लान था, क्या ये पीस प्लान है? फिर अगर पीस प्लान है और जो 20 पॉइंट ट्रंप का जो प्लान है, वो प्लान फिर कैसे लागू होगा? इनकी कोशिश भी तो है अपने मसाइल हल करें, अपने मफादात हासिल कर रहे हैं, इनका अपना फायदा भी तो तलाश कर रहे हैं गजा में। नहीं, देखिए, भारत की गुलामी के दौरान बहुत सारे जो ब्रिटेन के लोग थे वो यहाँ पर आकर रहे, और उन्होंने जब देखा कि भारतीयों के साथ अन्याय होता था तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की तरफदारी छोड़कर वो भारत के साथ खड़े हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो आतंकवादी थे। हाँ। तो गजा में जो दुनिया भर के एनजीओ के लोग आते हैं, वो जो इजराइल की दादागिरी है, इजराइल जो अमानवीयता वहां पर बरत रहा है, यदि वो उससे प्रभावित होकर गजा के लोगों के साथ खड़े होते हैं, इसका मतलब वो आतंकवादी नहीं हो सकते। हाँ। लेकिन सबसे अफसोसजनक बात यह है कि देखिए, आप संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस को जो है वो अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया था इजराइल ने। तो जब इजराइल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को प्रतिबंधित कर सकता है तो एनजीओ को भी प्रतिबंधित कर सकता है। अब इसमें अमेरिका का बहुत डबल रोल नजर आता है। एक तरफ तो अमेरिका आंखें दिखाने की बात करता है, एक तरफ अमेरिका कहता है कि गजा के लोगों को हम राहत देंगे, दुनिया भर में एक शांति प्लान पेश करने की बात करता है। तो फिर आप वैश्विक तौर पर इजराइल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इजराइल की दादागिरी जो है वो लगातार जारी है। मुस्लिम दुनिया ने भी इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम दुनिया ने विरोध करने के साथ जो सऊदी अरब और यूएई जैसे जो देश है वो प्रतिबंधित क्यों नहीं करते? वो पूरी अब इस पर लगाम लगाएगा कौन ब्रह्मदीप जी? इस पर लगाम लगाएगा कौन? कहीं से कोई आसार दिख रहे हैं आपको लगाम लगेगी इसराइल पर? इजराइल पर दो मुमालिक लगाम लगा सकते हैं, या तो अमेरिका लगा सकता है, रूस लगा सकता है। लेकिन पुतिन जो है वो भी सामंतवादियों के जाल में फंसे हुए, और उसमें यहूदी सामंतवादी रहते हैं रूस। तो पुतिन तमाम ईरान की मदद करने के बावजूद खड़े नहीं होते। और आप ट्रंप से तो यह सोच भी नहीं सकते कि जो ट्रंप है वो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा। यदि इस पर कोई लगाम लगा सकता है तो मुस्लिम दुनिया ही लगा सकती है, ओआईसी ही लगा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तमाम मुस्लिम जो मुमालिक है वो एकता से साथ में आए, इजराइल के साथ जो है संबंधों को खत्म करे। यदि ऐसा करती है इस्लामिक दुनिया तो निश्चित तौर पर अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा, और अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और यूएई जैसे लोगों को आगे आना ही होगा। जी जी बिल्कुल। नूरुल कमरन साहब, जिस तरह से
डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब मुस्लिम दुनिया को क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है, क्या ये मुमकिन है कि अरब दुनिया इस मामले में मदाखलत करेगी? सौदे तो कर रही है ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ भी है सौदे, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं बोल पाते। देखिए, मुस्लिम ममालिक बिलउमूम और अरब ममालिक बिलखुसूस इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि उनके ताने बाने बिखरे हुए हैं जी। यूएई ने तो अभी तक सफारती ताल्लुकात भी खत्म नहीं किए, या इजिप्ट के हैं उन्होंने नहीं खत्म किए। आप देख लीजिए कि जिनके हैं वो खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पर तुरा ये है कि सऊदी अरब एंड पाकिस्तान आर इन द लाइन ऑफ मे बी रिकॉग्नाइजिंग इजराइल इन नियर फ्यूचर इफ दिस गोज ऑन वेल इन गाजा। तो जो पीस कीपिंग फोर्सेस है उसमें भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि उनके फौजी भी वहां जाएंगे जी। तो ऐसे हालात में मुस्लिम ममालिक की जो हालत है, जो ओआईसी की हालत है, दैट इज अ टूथलेस बॉडी। दे डोंट हैव द पावर्स टू डू एनीथिंग, दे डोंट हैव द रिट एंड दे डोंट हैव द दैट स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड कि वो अपने किसी भी फैसले को मनवा सकते हैं या लागू कर सकते हैं जी। उसमें आप देख लीजिए इस वक्त जो इजराइल अमेरिका कॉम्बिनेशन है वो बड़ी तेजी के साथ ईरान में एक रिजीम चेंज करना चाहते हैं। अगर आपकी नजर ईरान पे हो इस वक्त आप देख लीजिए वहां वो शाम के तर्ज पर किसी जोलानी को लाना चाहते हैं। देखिए अलकायदा की टेररिस्ट को एक मुल्क का सरबराह बनाकर उसको गुड बाय बनाकर व्हाइट हाउस में उसकी पजीराई होती है। उसी तरह से दे वांट टू रिप्लेस द बैड गाइज इन ईरान। अकॉर्डिंग टू देम जो भी इस वक्त रिजीम है वो इवल रिजीम है, तो वहां वो गुड गाइज को लाना चाहते हैं। दे हैव टू वेज ऑफ डूइंग इट, आइदर दे ट्राइड विद द बम्बार्डमेंट, दे डिडंट सक्सीड। अब वो चाहते हैं कि बाय स्ट्रीट प्रोटेस्ट दे विल डू सम चेंज। अगर ऐसी चेंज ईरान में होती है तो उसके बाद ये यकीनी तौर पर हो जाएगा कि हिजबुल्लाह, हूतीज और हमास ये तीनों फोर्सेस बहुत कमजोर हो जाएंगे। अगर ये कमजोर हो गए और ईरान में कोई रिजीम चेंज हो गई तो हमास की जो हिफाजत और अहमियत है और जो उनके डिसआर्मिंग की बात हो रही है शायद वो सच साबित हो जाएगी। बिल्कुल, ये मेरा तजज़िया। जी जी। ब्रह्मदीप जी, एक चीज़ और है, ये भी ट्रंप ने हालिया कहा था कि हमास को डिसआर्म होना चाहिए। क्या ये एक कारण है जिसकी वजह से मामला रुका हुआ है? और नितिन याहू ने भी यही कहा था कि अभी बहुत से मसाइल हैं जो हल होना है, तभी हम जो है जंगबंदी सेकंड फेज में जाएंगे। और फिर एक तरफ इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं कि साहब हम गज़ा तो नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये इनको इतनी चीज़ें, इतना पावर्स क्यों, कैसे? सिर्फ क्या लड़ाई जब फ़लस्तीन और इजराइल की है, हमास के बीच है, इजराइल के बीच है, तो सिर्फ एक ग्रुप ये सारे फैसले कैसे ले रहा है और इसको कैसे जो है हरी झंडी दिखाई जा रही है? सवाल ये भी है। हमास ने तो सारी चीजें मान ली अब तक। ऐसा है कि देखिए इसको बहुत सारे बिंदुओं पर समझने की जरूरत है जी। आप गजा के भविष्य का फैसला करना चाहते हैं और हमास को उसमें शामिल ही नहीं करना चाहते, ऐसा कैसे हो सकता है? और बात भी हमास से कर रहे हैं, फिर आप बात भी हमास से कर रहे हैं और आप हमास से कह रहे हैं कि आप हथियार छोड़ दे। तो यदि हमास ने हथियार छोड़ दिए तो इजराइल से तो खतरा है ही है, लेकिन हमास वहां गजा में बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप काम करते हैं, ऐसे ग्रुप्स वहां पर काम करते हैं कि वहां पर पूरा गृह युद्ध भड़क सकता है। तो उनको रोकने के लिए जो अपराधी किस्म के जो बहुत सारे ग्रुप्स है उनको रोकने के लिए हमास बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो दिक्कत जो है वो पीस प्लान में ही है ट्रंप के, कि आपने सबसे पहले तो आपने पाकिस्तान की सरबराही में कहा कि पीस फोर्सेस चली जाएगी वहां पर। अब पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजने से मना नहीं किया, लेकिन उसने सेना भेजी ही नहीं पाकिस्तान ने। इसका मतलब है कि ट्रंप की सुनी ही नहीं जा रही है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें भी कितना विरोधाभास नजर आता है गजा को लेकर, खासकर फिर इस्लामिक मुमालिक जो है वो निशाने पर आते हैं। सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मिस्र, ऐसे कई जो देश हैं जिनको आगे बढ़कर अपनी सेना भेजना चाहिए, लेकिन वो किसका इंतजार कर रहे हैं? वो फ्रांस का इंतजार कर रहे हैं, वो जर्मनी का इंतजार कर रहे हैं। तो यूरोप के हवाले आप फिलिस्तीनियों का भविष्य क्यों करना चाहते हैं? और अब यदि आप यूरोपीय देशों के हवाले फिलिस्तीनियों का भविष्य करेंगे तो वहां पर अंततः जो यहूदी व्यापारी है वो पूरी तरीके से यूरोप के बाजार पर छाए हुए हैं।
उनके भरोसे तो फिलिस्तीन का भविष्य हो ही नहीं सकता। हाँ। तो यहाँ पर भी सब कुछ गलत हो रहा है। अब दूसरी बात यह है कि आपने हमास को यदि बेदखल कर दिया तो फिर गजा का नेतृत्व करेगा कौन, फिलिस्तीन का नेतृत्व करेगा कौन? और एक यासिर अराफात बनने के लिए 4-4 दशक लगते हैं। अब कोई हम्म। वहां पर यासिर अराफात नजर नहीं आता। तो हम्म। कुल मिलाकर वैश्विक दुनिया ने फिलिस्तीन में शांति स्थापित करने के लिए जैसी कोशिशें की करना चाहिए, जी। उन कोशिशों से बहुत दूर है। और ट्रंप का ध्यान वहां पर एक बाजार बनाने को लेकर है। वो मध्य पूर्व में एक ऐसा ठिकाना चाहते, भूमध्य सागर के तट पर एक ऐसा ठिकाना चाहते जहां से वो व्यापार कर सके। और ट्रंप का जो इरादा है वो बिल्कुल फिलिस्तीनियों के लिए शांति नहीं है। वो फिलिस्तीनियों को वहां से उजाड़ना चाहते हैं। वो जॉर्डन से सौदा करना चाहते, मिस्र से सौदा करना चाहते, वो सीरिया से, वो अंततः सीरिया पर आजकल इतना प्रेम क्यों बरस रहा है ट्रंप का? क्योंकि हाँ। सीरिया जो है वो बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत अस्थिर देश है, और वहां पर फिलिस्तीनियों को भेजने की सबसे मुफीद जगह जो लगती है जी। जो ट्रंप को, वो सीरिया लगती है। तो हम्म। सीरिया पर एक तरफ तो आप जो सीरिया उसके सरबराह से बातें भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसके कुछ इलाकों पर जो है इजराइल से हमले भी करवा रहे हैं। तो ट्रंप की इन नीतियों को समझते हुए बहुत स्पष्ट है कि गजा शांति प्लान जो है वो ट्रंप का जो है वो एक अर्थव्यवस्था को, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्लान है। और इसमें मुझे कहीं पर भी गजा के लोगों की बेहतरी दिखाई नहीं देती। जी। सही है जी। जी कमर साहब, एक चीज़ और है, मुत्तहदा क्या कहेंगे, अक़वाम मुत्तहदा, फिर एनजीओज, ठीक है, और एनजीओज पर जो इल्ज़ाम लगे, अक़वाम मुत्तहदा, क्या इनके पास इतने पावर्स नहीं है कि इस इल्ज़ामात को साबित किया जाए? और दूसरा, अल-फतह ग्रुप वहाँ पर है, हमास से, ठीक है आप बात कर रहे हैं, लड़ाई हमास के साथ है, लेकिन अल-फतह ग्रुप भी तो है फ़लस्तीन में। क्या ये ऑप्शन नहीं बनेगा कि इनके साथ बात करके इस मसले को हल किया जाए? इसके बातचीत के इम्कानात क्या हैं, अब रास्ता क्या बन रहा है आपकी नज़र में? इट इज नॉट हमास और फतह, जी। इनमें ये है कि ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। जो वहां के नुमाइंदे हैं, दे वांट अ फलस्तीनियन सोल्यूशन माइनस फलस्तीनियन लीडरशिप। ये कैसे मुमकिन है जी। कि आप उनके नेताओं को शामिल न करके, उनके एस्पिरेशंस को शामिल न करके उन पे एक सोल्यूशन थोपना चाहते हैं, जो मुमकिन ही नहीं है। टू जी। स्टेट सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन वायबल एंड अवेलेबल। टू स्टेट सोल्यूशन पे आप देख लीजिए, एक स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल। व्हाइट हाउस में कितनी बार गए नेतन्याहू, आपने कभी सुना कि टू स्टेट सोल्यूशन तो पे सवाल कोई काम ही हो ये रहा है? तक कहा गया, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सीधा अच्छा, बयान। नई जो उन्होंने येलो लाइन दिखाई गाजा में, वो तो उसका आप मान लीजिए 50% ऑफ द लैंड ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यही अब डिफेक्टो बॉर्डर है, ये इजराइल का बॉर्डर है। तो एक तो जमीन छीन रहे हैं और उनकी लीडरशिप को नकार रहे हैं, और उसके बाद लोगों को मार रहे हैं। तो प्लान ये है कि फलस्तीनियंस आर टू बी ड्रिवन आउट फ्रॉम देयर लैंड। हाँ। हाँ। उनकी उनकी एस्पिरेशन, उनकी आजादी, उनका मुल्क, उनकी सकाफत, उनका तमद्दुन खत्म करना है। क्या ये मुमकिन है? और इस पे काम हो रहा है। नक्शे से फ़लस्तीन को, जिस तरह कह रहे हैं, इजराइल का अपना प्लान हो सकता है, क्या ये मुमकिन है? और अगर ये मुमकिन हो रहा है तो अरब ममालिक के लिए खतरे की घंटी नहीं है ये? देखिए, अरब ममालिक तो काफी गफलत में है, आपस आपकी सरफटोल में है, ऐशो इशरत की दुनिया में है। वो तो दे आर लिविंग ऑन अ लाला लैंड। उनको तो पता ही नहीं है कि उनके गिरदोपेश में क्या हो रहा है, वो किन हालात से दो चार हैं। जी। उनको कई बार ईरान ने अपनी तरफ से खबरदार किया है कि आप होश के नाखून लें, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अमेरिकन लॉबी। जी। आप देख लीजिए वो उनके साथ कारोबार कैसे कर रहे हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि समहाउ उनको इतनी सी सिक्योरिटी मिले कि अमेरिका उनको ये यकीन दहानी कराए कि इजराइल आप पे हमला नहीं करेगा, आपकी कुर्सी बची रहेगी। बिल्कुल जी। ब्रह्मदीप जी, एक आखिरी सवाल, 1 मिनट और है मेरे पास। वो ममालिक जो फ़लस्तीन को कबूल कर चुके थे, एक देश का दर्जा दे चुके थे, 2 स्टेट की बात हो रही थी, 147 के करीब देश पहुंच चुके थे जिन्होंने ऐलान किया था इस पूरी जंग के दौरान, वो देश कहाँ हैं? वो खामोश क्यों हैं? क्या अब उन्हें आगे आने की ज़रूरत है? अमेरिका के सामने खड़ा होने के लिए कौन चाहिए अब? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी। खासकर जो गुटनिरपेक्ष देश है या जो तीसरी दुनिया के देश है,
वो देश यदि एक आवाज में फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हैं जी। और यहाँ पर यदि भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज मजबूत होता, तो हम्म। निश्चित तौर पर गुटनिरपेक्षता की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती कि वो दोनों दुनिया पर अमेरिका और रूस पर दबाव डाल देगा। लेकिन वो जो 137 देश जिन्होंने आवाज बुलंद की फिलिस्तीन के पक्ष में, उसमें दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे वो चुनिंदा देश है। बिल्कुल। तो ये देश, या तो आपको यदि फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होना है, तो आप 137 देशों ने क्या इजराइल में बने सामान का बहिष्कार कर दिया? क्या इजराइल से हथियार खरीदना छोड़ दिए? यदि आपने ऐसा नहीं किया, यदि इजराइल को आप एक तरफ विरोध करते और दूसरी तरफ उसकी आर्थिक शक्ति को मजबूत कर रहे, तो फिर आप फिलिस्तीनियों का भला नहीं कर सकते। जी। फिलिस्तीनियों के लिए ईमानदार प्रयास तब होंगे जबकि पूर्ण तरीके से इजराइल का बहिष्कार किया जाए, इस्लामिक दुनिया खड़ी हो और वो इजराइल के साथ के खिलाफ खड़ी हो और अमेरिका को झुकना पड़े। ऐसा तभी मुमकिन होगा जबकि सारे देश सामने आए और पूर्णतः इजराइल में बने प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दे। तो जी। इजराइल भी ठिकाने आ जाएंगे, नेतन्याहू भी ठिकाने आ जाएंगे और निश्चित तौर पर ट्रंप भी ठिकाने आ जाएंगे। सही है जी। बिल्कुल, माशी तौर पर एक तरह से यहाँ पर माहौल बनाया जाए तभी ये मामला हल हो सकता है। आप दोनों का ब्रह्मदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे मुद्दे पर रोशनी डाली और नूरुल कमर साहब आपने तफसील से इस पर बातचीत की। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि नया साल कुछ तो बेहतर हो गज़ा के लिए। तो नाज़रीन, इसराइल की जो इमदादी ग्रुप पर पाबंदी, गज़ा में इंसानी बहरान की गहरी होती हालत और जंगबंदी माहदे पर अमल दरामदी में आलमी बिरादरी की नाकामी, इन सब मसाइल का हल फौरी और जामे इक़दामात का मुतकाज़ी है। बियॉन्ड बॉर्डर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।